Good morning, student. Myself Sunil Mantri and you are watching जागृति क्लासेज ऑनलाइन ऐप। और आपके जो 11th क्लास के अंदर केमिस्ट्री के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर था वो लगभग कंप्लीट होने वाला है। आज अपन उसमें कुछ जो लॉज बचे हुए हैं उस लॉज को कंप्लीट करेंगे ताकि ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाए। और इससे रिलेटेड मान लो आपने जो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसमें ऐप में अपने नंबर दे रखे हैं, उन नंबर्स पे आप कॉल कीजिए और उसमें जल्दी से जल्दी आपका उसमें सॉल्यूशन हो जाएगा। आपने अभी तक अगर मान लो ये ऐप डाउनलोड नहीं किया तो पहले अपने ऐप को डाउनलोड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऐप का शेयरिंग कीजिए ताकि जो स्टूडेंट जो है जिनको स्टडी में प्रॉब्लम आ रही है तो उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाए। ठीक है ना। तो लास्ट जो टॉपिक जो है अपना ये है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो इसमें कुछ लॉज है जो अपन पढ़ेंगे। हालांकि जो लॉज है इस ईयर में कट रहे हैं या नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी अपन वो लॉज को कंप्लीट करते हैं ताकि आपके आगे जो कंपटीशन लेवल पे कोई दिक्कत नहीं आए। तो यहाँ जो लॉज है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, इसमें कुछ लॉज अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग लॉज दिए हैं। अब जैसे सबसे फर्स्ट जो लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? अगर मान लो कोई कंपाउंड है, वाटर है, तो उसके अंदर जो एलिमेंट का रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। ये लॉज आपने 9th में भी पढ़े होंगे, तो उन्हीं लॉज को अपन वापस एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब है ये जो लॉ है ये प्राउस्ट ने दिया था। प्राउस्ट एक साइंटिस्ट का नाम है। इस प्राउस्ट के बेस पे अपन ये लिख सकते हैं कि भाई यहाँ कोई भी एक केमिकल कंपाउंड है और उन कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, कंपाउंड के अंदर क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं। उनका रेशियो हमेशा क्या रहेगा? एलिमेंट का मास रेशियो क्या रहेगा? कांस्टेंट। एलिमेंट का मास रेशियो कांस्टेंट रहेगा। पहले इस लॉ को समझाएंगे, फिर इसका स्टेट अपन बोलेंगे कि इसका लॉ का लैंग्वेज क्या है वो बताएंगे। तो लॉ के बेस पे है, अगर मैं मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है वाटर। अब वाटर के रिसोर्सेज अलग अलग हैं। जैसे ये वाटर अपन को मिल सकता है टैप वाटर, जो घर पे पानी आता है वो टैप वाटर है। या ये वाटर मिल सकता है रिवर वाटर, रिवर। और कहाँ से मिल सकता है? पॉन्ड से। और कहाँ से मिल सकता है? लेक से। या और कहाँ से मिल सकता है आपको? रेन से। और कहाँ से मिल सकता है आपको? ट्यूबवेल से। और कहाँ से मिल सकता है? सी वाटर। तो देखो वाटर एक ही है लेकिन इनके रिसोर्सेज अलग अलग हैं। अब अलग अलग रिसोर्सेज में अपन कहते हैं इनका जो वाटर का जो मास का रेशियो है, वो मास का रेशियो क्या है? H2O का जो मास है, H का मास कितना हो गया? 2:16 और 1 रेशियो क्या आ गया? 8। अब चाहे H2O आपको कहीं से भी मिला हुआ, लेकिन उसके मास रेशियो, एलिमेंट का जो मास रेशियो है वो हमेशा फिक्स रहेगा। वो कितना रहेगा? 1:8। चाहे वाटर का रिसोर्सेज कोई भी हो, वाटर चाहे आपको कहाँ से मिला है? टैप वाटर मिला है, रिवर मिला है, पॉन्ड मिला है, लेक मिला है, रेन मिला है, ट्यूबवेल मिला है, सी वाटर है। लेकिन सबका फॉर्मूला अलग अलग नहीं है कि सी वाटर का फॉर्मूला अलग है, टैप वाटर का अलग है, रिवर वाटर का अलग है, पॉन्ड का अलग है या लेक का अलग है। सबका अलग अलग फॉर्मूला नहीं है। वाटर का फॉर्मूला हमेशा कांस्टेंट फिक्स रहेगा। वो कौन सा रहेगा? H2O रहेगा। H का रेशियो मास का 2 है और ऑक्सीजन का 16 है। और अगर सिंपलेस्ट करेंगे तो इसका 1:8 के फॉर्म में रहेगा। ये लास्ट तक कहीं पे भी जाएंगे तो वाटर के जो अंदर एलिमेंट का जो रेशियो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल। अब इस लॉ के अंदर जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज यही है, इन अ केमिकल कंपाउंड द मास रेशियो ऑफ एलिमेंट इज ए कांस्टेंट।
जो मास रेशियो ऑफ एलिमेंट है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल। अब यहाँ जब अपन इस लॉ के बारे में बताते हैं पूरा, तो लॉ के अंदर जो वर्ड है, जैसे एक और फॉर्मूला या एक और एग्जांपल इसका समझाएंगे ताकि ये लॉ पूरा आपको समझ में आ जाए। इसके बाद मान लो यहाँ एक और एग्जांपल दे रहे हैं। मान लो आपको CO2 गैस मिल रही है, तो CO2 गैस कहाँ कहाँ से मिल सकती है, बर्निंग से मिल सकती है या रेस्पिरेशन से मिल सकती है, या जो केमिकल कंपाउंड है CaCO3 को ब्रेकेज करते हैं अपन, तोड़ते हैं, तो आपको मालूम है क्या बनता है, CaO प्लस CO2 गैस। तो CO2 गैस के रिसोर्सेज अलग अलग है, कोई भी कागज़ को जलाएंगे, कपड़े को जलाएंगे, बॉडी को जलाएंगे, किसी को भी जलाएंगे। रेस्पिरेशन के थ्रू अगर अपन को मिलेगा, अपन इनहेल तो क्या करते हैं ऑक्सीजन, लेकिन एक्सहेल क्या करते हैं वापस CO2 गैस करते हैं। तो CO2 गैस के रिसोर्सेज काफ़ी हैं, लेकिन यहाँ C और O का जो रेशियो है, C रेशियो ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन का मास कितना है 12 और ऑक्सीजन का मास रेशियो कितना है यहाँ पे 32, क्योंकि O2 है और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो यहाँ दोनों का मिला के क्या हो जाएगा, यहाँ पे 32 हो जाएगा। और यहाँ इनको सॉल्व करेंगे अपन 3:8। अब हमेशा CO2 चाहे कहीं से भी मिली आपको, उसके अंदर जो एलिमेंट का मास रेशियो रहेगा वो हमेशा कितना रहेगा, यहाँ पे 3:8 ही रहेगा, इसमें चेंजेज नहीं आएगा। तो अपन जो इसका जो डेफाइन है या ये जो इसका लॉज है उसको अपन लिख देते हैं, इन गिवन केमिकल कंपाउंड द एलिमेंट हैव गिवन केमिकल कंपाउंड the mass ratio of element is constant। तो मास रेशियो एलिमेंट का हमेशा क्या रहेगा, आपके कांस्टेंट रहेगा। ये इसका आपको लैंग्वेज लिखनी है ऐसी, इन गिवन केमिकल कंपाउंड द मास रेशियो ऑफ एलिमेंट इज कांस्टेंट इफ कंपाउंड इज इश्यूड फ्रॉम एनी रिसोर्सेज। कंपाउंड आपको कहीं भी रिसोर्सेज से मिलता है, लेकिन एलिमेंट का जो मास ऑफ एलिमेंट जो रहेगा या रेशियो ऑफ एलिमेंट रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो लॉज है ये फर्स्ट लॉ कराया था, और ये लॉ किसने बताया था अपन को, प्राउस्ट ने। अब इसके बाद में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इस लॉ को भी अपन समझाते हैं। ये जो लॉ दिया था लेवोजियर, ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये लॉज बताया था। लेवोजियर ने यही बताया था मास का कंजर्वेशन रहेगा। अब इसको अपन एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डेस्ट्रॉय, ये इसकी लैंग्वेज होगी। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड and nor be destroyed, nor be destroyed। तो ये इसकी लैंग्वेज है। और ये किसने दिया था, लेवोजियर ने सबसे पहले बताया था। कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका मतलब है जितना रिएक्टेंट का मास होता है उतना ही वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, प्रोडक्ट में। मास में कोई भी लॉस नहीं होगा, रिएक्टेंट का मास है उतना ही क्या बनेगा, नया प्रोडक्ट बनेगा। एग्जाम्पल बताते हैं, कार्बन प्लस O2 और ये मिलके क्या बनता है, CO2। अब कार्बन सॉलिड है, O2 गैस है और CO2 भी क्या है, गैस है। अब कार्बन का जो मास होता है, एटॉमिक मास 12 है, तो इसको अपन 1 मोल को क्या मानते हैं, 12 ग्राम। प्लस ऑक्सीजन का 1 मोल का मास कितना हो गया, 32 ग्राम। अब दोनों का कंबाइंड अगर करते हैं तो आंसर आ रहा है 44 ग्राम। अब यहाँ अगर CO2 का मास मेरे को निकालना है तो कितना आएगा, 12 + 32, और आंसर कितना आएगा 44 ग्राम।
तो ये जो मास है, चाहे आप CO2 का इधर देखो प्रोडक्ट की तरफ या रिएक्टेंट की तरफ देखो, दोनों का मास हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ना इसका कम होगा ना उसका ज़्यादा होगा, दोनों का क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास जो है हमेशा कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई डिस्ट्रॉय नहीं होगा। एक और एग्जांपल अपन बताते हैं, H2 प्लस O2, और इन दोनों से मिलके क्या बनता है, H2O। अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आप ऑक्सीजन को यहाँ 1 ही दे रखा है तो यहाँ 2 लगाते हैं, यहाँ पे भी 2 लगाते हैं और यहाँ पे भी 2 लगाते हैं, अब ये बैलेंस हो गया। सॉरी, यहाँ 2 नहीं लगाएंगे, इसको इरेज करते हैं। तो ये रिएक्शन बैलेंस है, 2 टू जा 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन आ गया इसके अंदर। अब यहाँ 4 ग्राम हो गया इसका, एक H2 का होता है 2, तो 2 का कितना हो गया 4 ग्राम, और प्लस यहाँ इसका हो गया 32 ग्राम। तो इन दोनों को जब मिला देते हैं तो कितना आ गया 36 ग्राम। अब एक H2O का होता है 18, लेकिन 18 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 36 ग्राम। तो कहने का मतलब है जितना रिएक्टेंट है उतना ही इसमें क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसमें मास को कंजर्व करा है। कंजर्व वर्ड का मतलब है मास ना तो कम होगा ना ज़्यादा होगा। तो इसका लैंग्वेज अपन को याद रखना है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी destroy in chemical reactions, destroyed in chemical reaction। तो ये हो गया अपना, कैसे मैटर को अपन डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते या उसको ख़राब नहीं कर सकते। जितना रिएक्टेंट होता है उतना ही क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन में अगर मान लो जितना रिएक्टेंट है प्रोडक्ट नहीं बनता है, इसका मतलब वो केमिकल रिएक्शंस जो है आपके बैलेंस नहीं है। तो ये अपना सेकंड लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसके बाद में जो थर्ड लॉ आएगा वो थर्ड लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। तो ये लॉ भी इम्पोर्टेंट है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल वर्ड का मतलब क्या होता है ये भी अपन समझाते हैं इसमें। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करके डिफरेंट कंपाउंड बनाता है तो उसमें जो एलिमेंट का जो रेशियो रहेगा वो एक सिंपल मल्टीपल रेशियो में रहता है। तो यहाँ इसको अपन समझा देते हैं। पहले तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल दिया किसने था, तो इसके नाम के आगे अपन लिख देते हैं डाल्टन ने दिया था। ये लॉ किसने दिया था, डाल्टन। और बाय दिस लॉ कैसे लिखेंगे अपन, अगर एक एक्स एलिमेंट है और वो किससे रिएक्ट करता है वाई से और मिलके ये डिफरेंट कंपाउंड बनाता है लाइक XY या XY2 XY3 ऐसे बनाएगा, तो इसमें एक एलिमेंट का रेशियो तो कांस्टेंट है लेकिन दूसरे एलिमेंट का जो रेशियो है वो एक मल्टीपल प्रोपोर्शनल में। मल्टीपल प्रोपोर्शनल का मतलब यही हो गया, इसमें y का रेशियो क्या आ रहा है 1, तो सेकंड वाले में y का रेशियो क्या आ रहा है 2, और थर्ड अगर कंपाउंड बनेगा तो उसमें y का रेशियो क्या आएगा 3। एक एलिमेंट तो सिंपल रेशियो में है लेकिन दूसरा एलिमेंट इसके साथ क्या आएगा, मल्टीपल रेशियो। इसको अपन एग्जाम्पल देख के समझाते हैं कैसे ये अपन इसको लॉ को आइडेंटिफाई करेंगे ये कौन सा लॉ है। तो इसका एग्जाम्पल देते हैं अपन। मान लो दो एलिमेंट है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ हाफ O2 ले लिया अपन ने और इन दोनों ने मिलके क्या बना दिया CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और एक जो रिएक्शन है इसमें C प्लस O2 ले लेते हैं और क्या बनता है CO2। अब यही एक रेशियो देख लेते हैं कार्बन का और ऑक्सीजन का। फर्स्ट कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या आ रहा है 1:1, लेकिन यही जब CO2 के कंपैरिजन करते हैं तो इसमें रेशियो क्या आ रहा है 1:2। तो कार्बन का रेशियो तो इसमें फिक्स है, कांस्टेंट है, लेकिन ऑक्सीजन का रेशियो जो है वो मल्टीपल प्रोपोर्शनल में है। एक एलिमेंट अगर कांस्टेंट रहेगा तो दूसरा उसके क्या रहेगा, मल्टीपल प्रोपोर्शनल में। एक और एग्जांपल देके बताएंगे।
मान लो H2 और O2 मिलके क्या बना सकते हैं, H2O बना सकता है। लेकिन यही अगर दूसरी रिएक्शंस है H2 प्लस O2 मिलके H2O2 भी बना सकते हैं, इसका नाम हो गया वाटर और नीचे वाले का नाम क्या हो गया, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो यहाँ H2O में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो अगर देखें तो 2 रेशियो क्या आ रहा है 1, और H2O2 में अगर रेशियो देखें तो क्या आ रहा है 2 रेशियो 2। हाइड्रोजन का रेशियो तो कांस्टेंट है, फिक्स है, लेकिन ऑक्सीजन का रेशियो क्या आ रहा है, मल्टीपल प्रोपोर्शनल में आ रहा है। तो इस लॉ के अपन समझने के लिए इसकी लैंग्वेज को अपन पढ़ लेते हैं एक बार, देखते हैं इसमें। इफ़ टू एलिमेंट कंबाइंड विथ ईच अदर एंड प्रिपेयर डिफरेंट कंपाउंड देन द रेशियो ऑफ एलिमेंट इन अ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। अगर एक एलिमेंट, तो इसको लिख देते हैं अपन, लॉज को रफ कर देते हैं। इफ़ टू एलिमेंट combined with each other and prepare different compound then ratio of one element is constant but other element is in multiple रेशियो। एक एलिमेंट का जो रेशियो है वो तो क्या रहेगा, कांस्टेंट, लेकिन दूसरे एलिमेंट का जो रेशियो रहेगा वो मल्टीपल रेशियो में रहेगा। इसी को अपन क्या, कौन सा लॉ बोलते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। और ये लॉ किसने दिया था, डाल्टन ने। और इसके एग्जांपल अपन ने कौन कौन से बताए थे, कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 गैस का। और दूसरा एग्जांपल क्या बताया था, H2O प्लस H2O2 का। ये दोनों एग्जाम्पल जो है वो मल्टीपल रेशियो को या मल्टीपल लॉ को, मल्टीपल रेशियो को फॉलो करते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। तो ये थर्ड लॉ, अपन ने 3 लॉ भी पढ़ा दिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेकंड था, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, और थर्ड है ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। अब इसके बाद में फोर्थ लॉ जो है वो है लॉ गैलुसेक, लॉ ऑफ गैसियस रिएक्शंस। तो नेक्स्ट लॉ है फोर्थ, गैलुसेक लॉ ऑफ केमिकल कंबाइनिंग। तो गैलुसेक का जो लॉ है वॉल्यूम से रिलेटेड लॉ है, और इसने ओनली कौन सी रिएक्शंस के लिए बताया था, गैस के लिए। अगर गैसियस रिएक्शंस अपन करते हैं और उसमें अगर वॉल्यूम रहता तो वॉल्यूम जो गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रहेगा वो एक सिंपल मल्टीपल रेशियो में रह सकता है। जैसे अपन एक एग्जांपल देख के बताएंगे। मान लो मेरे पास H2 और O2 दोनों हैं, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, H2O। अब यहाँ जब इसका रेशियो लेता हूँ 2, 1 2, फिर यहाँ पर वापस 2 आ जाएगा बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि 2 मॉलिक्यूल या 2 मॉलिक्यूल किसके हैं, H2 के, 1 मॉलिक्यूल किसका है, O2 का, और इन दोनों से मिलके क्या बन रहा है, 2H2O। तो इसका जो मोल्स है अपन कहते हैं इसके 2 मोल्स हैं, या इसका अपन लेते हैं 100 ml। तो ये कितना ml लेना पड़ेगा, 50 ml, और इसका जो वापस बनेगा वो कितना बनेगा, 100 ml। तो जब इनका रेशियो में अगर कन्वर्जन करना है 100, 50
और 100, इनको अगर रेशियो में चेंज करेंगे तो 50 में तीनों को डिवाइड कर देते हैं, तो 2:1:2। ये जो रेशियो है ये वॉल्यूम से रिलेटेड है। कहने का मतलब यही हो गया, अगर गैसियस रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, गैसियस प्रोडक्ट बनाते हैं, ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस, रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, वो भी गैसियस प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसमें जो वॉल्यूम का जो रेशियो होगा कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का, वो एक सिंपल रेशियो में रहेगा। तो इसमें जो है 2:1:2 में ही हमेशा वॉल्यूम से रिलेटेड रिएक्ट करेंगे और यही कंपाउंड बनाएंगे। इसको अपन बोलते हैं गैलुसैक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस या गैलुसैक लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसको बोल सकते हैं। तो इसमें आपको जो लॉज के अंदर जो रिएक्शंस है ये लिख सकते हैं कि भाई इसमें गैसियस रिएक्टेंट के लिए ये लॉ अप्लाई करते हैं, और इस लॉ की लैंग्वेज में अपन क्या लिख सकते हैं, देखो gaseous reactant react with each other and prepare gaseous compound, gaseous compound, then reactant and product are present in simple volume ratio, वॉल्यूम रेशियो। तो इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होंगे आपके, वो किस में रहेंगे, सिंपल वॉल्यूम के रेशियो में रहेंगे। इसी को अपन क्या बोलते हैं, गैलुसैक लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शंस या गैलुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, गैसियस वॉल्यूम, क्योंकि इसने वॉल्यूम और गैस से रिलेटेड इसी लॉ को दिया था। तो ये लॉ की लैंग्वेज और ये लॉ का एग्जाम्पल, इसके अलावा एक और एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं, वो अगला एग्जाम्पल है इस तरीके से। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है अपने पास क्या है, N2+3H2, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, 2NH3। तो ये रिएक्टेंट हो गया। ये कौन सी स्टेट में है, गैस, ये भी गैस और ये भी गैस। अब इन दोनों की रिएक्शन से जो बनता है प्रोडक्ट कौन सा बनता है, वो भी गैसियस है। तो यहाँ अपन कह सकते हैं N2 का जो है 1 मोल, या इसका वॉल्यूम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 वॉल्यूम, और इसका कितना वॉल्यूम ले लिया, 3 वॉल्यूम या 3 ml, और ये कितना बनेगा, 2 ml या 2 वॉल्यूम, ये 2 वॉल्यूम। तो हमेशा कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, अगर N2H2 और NH3 बनता है तो उसमें जो वॉल्यूम का रेशियो रहेगा वो 1:3:2 ही रहेगा। चाहे कैसी भी रिएक्शंस अपन को बनाएगी, वॉल्यूम से रिलेटेड इसका रेशियो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, 1:3:2 का रेशियो रहेगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, गैलुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो ये लॉ हो गया, फोर्थ लॉ हो गया अपन का वॉल्यूम से रिलेटेड गैस के लिए, गैलुसैक लॉ। और ये गैलुसैक नाम से मालूम है, गैलुसैक एक साइंटिस्ट का नाम है, गैलुसैक ने दिया था। अब अपना जो नेक्स्ट लॉ है वो कौन सा लॉ आएगा यहाँ पे, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने एवोगैड्रो नंबर भी बताया था 6.022 × 10⁻23। तो इसका जो लॉ है वो एवोगैड्रो ने दिया था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेज
different gases have same number of molecules, same number of molecules at the constant temperature and pressure, temperature and pressure. At the constant temperature, equal volume of different gases have a same number of molecules. इसी को अपन क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो लॉ। और इस एवोगैड्रो लॉ का अपन एग्जांपल देके बताते हैं कि भाई मेरे पास ये जो कंटेनर है, ये इस कंटेनर में और इस कंटेनर में दो डिफरेंट गैसेज भरी हुई हैं। ये मान लो एक कंटेनर है, इसके अंदर एक अलग गैस है और उसके अंदर अलग गैस है। तो यहाँ जो गैस मैंने भरी है ये H2 मान लेते हैं और इसके अंदर जो गैस भरी है वो कौन सी, O2। अब इन दोनों का वॉल्यूम सेम है, इसका वॉल्यूम V1 और इसका वॉल्यूम V2 है, लेकिन इक्वेशंस में क्या लिखेंगे, V1 इजिकल टू क्या लिखेंगे, V2। तो अपन कहते हैं इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो N1 होंगे और इसके क्या होंगे, N2 होंगे। तो यहाँ अगर V1 और V2 दोनों सेम हैं तो N1 और N2 दोनों भी क्या होंगे, सेम होंगे। यही ये लॉ बताता है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेज, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है दोनों का तो उसके अंदर जो डिफरेंट गैसेज हैं H2 और O2, इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ये लॉ किसने दिया था, एवोगैड्रो ने दिया था। अब यहाँ चाहे इक्वल वॉल्यूम में चाहे तीसरी गैस भले ही CO2 भर दो, इसमें कौन सी गैस भर देते हैं अपन, CO2। और CO2 गैस में आप सोचोगे नंबर कम आएंगे तो वो सेम नंबर आएंगे। अगर V2 और V3 बराबर है, V2 इक्वल टू V3, तो N2 इजिकल टू क्या होगा, N3 होगा। ये लॉ हर एक गैसेज के लिए अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल छोटा है तो उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे इस वॉल्यूम के अंदर, और उसमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अगर बड़ा है तो कम नंबर्स आएंगे। ऐसा नहीं होता है, दोनों के अंदर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे इफ़ द वॉल्यूम इज़ सेम। फॉर डिफरेंट गैसेज हैव ए सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इट इज़ नॉन एज एवोगैड्रो लॉ। तो ये एवोगैड्रो लॉ था। अब इसके बाद जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ इस चैप्टर का वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो अपन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कंप्लीट करते हैं ताकि ये अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाए, डाल्टन्स थ्योरी। तो डाल्टन ने जो थ्योरी दी थी वो एटम के ऊपर दी थी कि एटम एक्चुअल में होता है क्या, एटम क्या होता है। डाल्टन ने ये सारा सबसे पहले बताया था। उसके बाद में अलग अलग साइंटिस्ट आए थे, रदरफोर्ड था और उसके बाद बोर था, उसने एटम के बारे में बताया था। लेकिन सबसे पहले जो एटम के बारे में अपन को कुछ जो चीज़ें बताई वो किसने बताई थी, डाल्टन ने। अब डाल्टन ने जो सबसे पहले नाम दिया था एटम, एटम को दो पार्ट में डिवाइड किया। एटॉम का मतलब क्या हो गया, नॉन डिविजिबल या इनडिविजिबल। तो कोई भी छोटा से छोटा वो पार्टिकल जिसको आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं उसी को अपन एटम से नाम से बोलते हैं, और इसी को अपन क्या नाम दिया है, एटम नाम दिया। तो मान लो ये पार्टिकल्स है, इसको अपन क्या मान सकते हैं, एटम। और इस एटम को अगर आगे फर्दर या इसके टुकड़े अपन नहीं कर सकते हैं, दैट पार्टिकल इज नॉन एज एटम। तो एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ केमिकल कंपाउंड दैट इज नॉट फर्दर डिवाइडेबल, it is non-divisible, indivisible particle, and that is react in a chemical reaction, that is participate in chemical reaction। जो chemical reactions में क्या करता है, participate करता है। अगर मान लो एक ही टाइप का एलिमेंट के अंदर सारे जो एटम्स होंगे वो सारे सिमिलर होंगे। मान लो मेरे पास जो ये जो पट्टी है या एल्यूमिनियम की है या कोई और मेटल की है, तो उसमें जो सारे पार्टिकल्स होंगे सारे सेम साइज़ के, सेम प्रॉपर्टीज़ के होंगे। इसमें ऐसा नहीं है ये वाला एल्यूमिनियम का पार्टिकल्स है वो अदर शेप साइज़ का या प्रॉपर्टीज़ का होगा और वो अदर शेप साइज़ और प्रॉपर्टीज़ का होगा।
आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज सेम रखते हैं, इसका मतलब ईच एंड एवरी पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट हैव ए सेम आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़। तो सेम आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ के पार्टिकल्स होंगे, और ये सारे जो पार्टिकल्स हैं केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। इन केमिकल रिएक्शंस एटम कैन बी पार्टिसिपेट, दे हैव ए सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इन अ एलिमेंट। तो इनका एलिमेंट के अंदर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन एक ही टाइप के एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे एल्यूमिनियम है तो सारे एल्यूमिनियम के पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ सेम रहेगी, इसमें हर एक पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग रहेगी। लेकिन अगर एल्यूमिनियम और जिंक का अगर कंपेयर करेंगे तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ और दोनों का जो केमिकल रिएक्शंस का जो पार्टिसिपेंट है वो डिफरेंट रहेगा। तो इनमें ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट हैव ए सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, और इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, केमिकल और फिजिकल केमिकल रिएक्शंस में ये पार्टिसिपेट करता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, डाल्टन्स थ्योरी। तो डाल्टन ने काफ़ी चीज़ें बताई है, लेकिन इसमें केमिकल रिएक्शंस कैसे करता है कोई एलिमेंट, x प्लस वाई मिलके z बनता है, ये केमिकल रिएक्शंस कैसे हुई इसके बारे में किसने नहीं एक्सप्लेन किया, अपन को डाल्टन्स ने एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये थ्योरी, इस थ्योरी के कुछ पार्ट्स जो है अपन यहाँ पे लिख देते हैं ताकि ये आपके समझ में आ जाए। फर्स्ट है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी compound which cannot be further divided that part is known as एटम। तो छोटा से छोटा पोर्शन जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं उसको अपन क्या नाम दे सकते हैं, एटम। एलिमेंट हैव सेम physical and chemical properties in same element। एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं, यहाँ एटम्स भी लिख सकते हैं, एटम्स हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इन सेम एलिमेंट। एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती है, सेम। थर्ड पॉइंट में ये लिख सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये हो गया। और लास्ट ये लिख सकते हैं, दे कैन पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। तो इसको अपन ये 3-4 पॉइंट जो है वो डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटॉमिक मॉडल है, इसी के बारे में, एटम के बारे में बताया था। इसके अलावा इसने केमिकल रिएक्शंस कैसे होती है, वैलेंसी कैसे आती है, इसके बारे में अपन को नहीं बताया। तो ये जो टॉपिक है, ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाता है। ये सारे जो बेसिक थे इसमें, इस चैप्टर का नाम ही क्या था अपना, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इससे रिलेटेड जितने भी बेसिक आए थे, अपना जो टॉपिक था एटॉमिक मास क्या होता है,
मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये परसेंटेज जो है एलिमेंट का मास रेशियो क्या होता है, एम्पायरिकल फॉर्मूला, कंसंट्रेशन की टर्म, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन से, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, स्टाइक्योमेट्री क्या है, ये सारे जो है 8th 9th 10th से रिलेटेड टॉपिक थे, ये सारे इसमें मिक्स कर रखे थे और यही चैप्टर इससे रिलेटेड था। लेकिन आगे वाले जो चैप्टर्स है वो थोड़े से इनसे अलग हो सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो फर्स्ट चैप्टर अपना 11th क्लास का कंप्लीट हुआ। थैंक यू स्टूडेंट फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।